नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ या पादप वृद्धि का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीन के कार्यकीय प्रभावों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो वृद्धि दर को प्रवर्धित करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीन के कार्यकीय प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब ऑक्सीन पादप में पाया जाएगा तो वो क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें पहला है शीर्ष प्राथमिकता, यानी जब ऑक्सीन पादप में पाया जाएगा तो पादप में शीर्ष प्राथमिकता या फिर शीर्षाग्र प्रमुखता उत्पन्न हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो शीर्ष कलिका होती है वो प्रभावी होती है, जबकि पार्श्विक कलिका जो होती है उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इसमें समझ लेते हैं कि शीर्ष कलिका प्रभावी कैसे होती है और पार्श्विक कलिका अवरुद्ध कैसे होती है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीन कहाँ पाया जाता है, शीर्ष कलिका में। जैसे ये कोई शीर्ष कलिका है और हमें पता है कि शीर्ष कलिका पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीन पाया जाता है। शीर्ष कलिका के अप्रदीप्ति भाग, यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जैसे यहाँ से सूर्य आ रहा है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये तो हो गया प्रदीप्ति भाग, ये प्रदीप्ति भाग हो गया। और जो अप्रदीप्ति भाग है वो किधर होगा, इसके दूसरी तरफ, यानी इसके अपोजिट साइड क्या होगा, अप्रदीप्ति भाग होगा। जैसे इसमें प्रदीप्ति भाग तो ये हो गया और अप्रदीप्ति भाग ये हो गया। और हमें पता है कि अप्रदीप्ति भाग में किसका निर्माण होता है, ऑक्सीन का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑक्सीन का निर्माण होगा और वो नीचे स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घीकरण कोशिकाएं पाई जाती हैं, वहाँ स्थानांतरित हो जाता है और उनकी कोशिकाओं को वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है कि जो पार्श्विक कलिका है इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, यानी ये वृद्धि करना बंद कर देता है। तो जो ऑक्सीन हार्मोन है वो शीर्षस्थ कलिका के अप्रकाशिक भाग में पाई जाती है, फिर अप्रदीप्त भाग में पाई जाता है ऑक्सीन हार्मोन, और वो नीचे आ जाता है और दीर्घीकरण कोशिकाओं को वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। जिससे क्या होता है कि ये जब दीर्घीकरण करेंगी तो शीर्ष कलिका क्या करेगी, वृद्धि करेगी, जबकि पार्श्विक कलिका की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। यानी इसमें क्या हो गया, शीर्ष कलिका प्रभावी, यानी शीर्ष कलिका क्या करती है, वृद्धि करती है, और पार्श्विक कलिका अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है वो दीर्घीकरण कोशिकाओं में आ जाता है, यानी नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे पार्श्विक कलिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। शीर्ष प्रभाविता, यानी जो शीर्ष कलिका प्रभावी होती है उसके कारण एक और प्रभाव उत्पन्न होता है कि जो शाकीय पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ये कोई शाकीय पौधा है, ये शाकीय पौधा है, छोटा पौधा है। अब जब इसकी शीर्षस्थ कलिका में ऑक्सीन हार्मोन बन रहा है और अगर हम इस ऑक्सीन हार्मोन को नहीं काटेंगे यानी फिर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये कोशिका जो है, ये शीर्षस्थ कलिका ये बड़ी हो जाएगी और अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, यानी एक शाखा का निर्माण हो जाएगा। अगर हम इस शीर्षस्थ कलिका को जब ये अपरिपक्व होती है तभी काट दें, इसे उसको काट दिया जाए, तो क्या होगा कि जो पार्श्विक कलिकाएं, हमें पता है कि शीर्षस्थ कलिका से क्या आता है, हार्मोन आता है जो नीचे आता है, जिससे पार्श्विक कलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। अगर हम ऊपर के शीर्ष भाग को काट दें तो ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगा और पार्श्विक कलिकाओं की वृद्धि अवरुद्ध नहीं होगी, जिससे पार्श्विक कलिकाएं निकलने लग जाएंगी और वो शाखाओं का निर्माण कर लेंगी। यानी शाखीय पौधों में क्या किया जाता है, शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाता है, जिससे वृक्ष झाड़ीनुमा हो जाता है, यानी अनेक झाड़ियां निकल आती हैं, जिससे ये जो शाकीय पौधा है ये झाड़ीनुमा हो जाता है और यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। ऐसा किसमें किया जाता है, मेहंदी और चना में, यानी मेहंदी और चना में शीर्ष प्रभाविता को हटा दिया जाता है, यानी जो शीर्ष कलिका होती है उसे काट दिया जाता है, जिससे पार्श्विक कलिकाएं निकल आती हैं और उनमें उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि ये छोटे पौधे हैं इसलिए इनमें अगर एक शाखा बनेगी तो उत्पादन कम होगा, और इसे ऊपर वाली शाखा को काट दिया जाए तो पार्श्विक कलिकाएं निकलेंगी, उनसे क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा। ऑक्सीन का अगला कार्यकीय प्रभाव है कोशिका दीर्घीकरण। हमें पता है कि जो ऑक्सीन होता है वो कहाँ बनता है, शीर्षस्थ कलिका में बनता है। शीर्षस्थ कलिका का जो अप्रदीप्त भाग होता है वहाँ पर बनता है और ऑक्सीन वहाँ से नीचे आ जाता है, यानी कहाँ आ जाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ पर दीर्घीकरण कोशिकाओं को वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कोशिका दीर्घीकरण में क्या होता है, जब ऑक्सीन पाया जाएगा तो पादप में जो दीर्घीकरण कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करने लगेंगी।
यानी ऑक्सीन, जो शीर्ष कलिका में जो ऑक्सीन पाया जाता है वो दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं को दीर्घीकरण के लिए प्रेरित करता है, यानी उनकी वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीन के कारण पादप में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। इसे समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार होता है। जैसे ये कोई कलिका है, यहाँ पर सूर्य है यानी प्रकाश है। अब प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसका अप्रदीप्ति भाग होता है, वहाँ पर ऑक्सीन का निर्माण होने लगता है और ऑक्सीन का निर्माण होने पर वो दीर्घीकरण में आ जाता है, दीर्घीकरण कोशिकाओं में आ जाता है, जिससे यहाँ पर दीर्घीकरण होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो कैसा है, प्रदीप्ति भाग है, और इधर वाला पार्ट क्या है, अप्रदीप्ति भाग है। यानी यहाँ की कोशिकाएं तो वैसी ही रहेंगी, यहाँ की कोशिकाएं एक समान रहेंगी, जबकि यहाँ की कोशिकाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन स्त्रावित होगा, और ऑक्सीजन स्त्रावित होगा तो कोशिकाएं बढ़ेंगी, जिसके कारण ये जो कलिका है यहाँ पर ये तो कोशिका इतनी है और यहाँ पर अब बढ़ रहा है, यानी कोशिका में इधर की साइड दाब लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो कलिका है वो इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी प्रकाश की ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें प्रकाश की ओर कैसी गति होती है, धनात्मक गति होती है, प्रकाश की ओर धनात्मक गति होती है। और इसमें वृद्धि तो ऊपर हो रही है, जैसे इसमें वृद्धि कैसे हो रही है, ऊपर हो रही है, लेकिन गुरुत्वीय बल जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। यानी इसमें कैसा होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वानुवर्तन के तो विपरीत गति हो रही है और प्रकाश के धनात्मक गति हो रही है। तो ऑक्सीजन के कारण पादप कैसे वृद्धि करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अगला ऑक्सीजन का प्रभाव है जड़ों का समारंभन। यानी इसमें क्या होता है कि जो व्यावसायिक पौधे होते हैं या सजावटी पौधे होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी कलम विधि के द्वारा उन्हें वृद्धि कराई जाती है। तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन के घोल में डुबो देंगे तो उसमें जड़ों का समारंभन होगा, यानी जो कोशिकाएं हैं वो दीर्घीकरण करने लग जाएंगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कलम के सिरे पर ऑक्सीजन का घोल लगा दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन के घोल में कलम को डुबो दिया जाता है। इससे क्या होता है, कोशिकाएं दीर्घीकरण करती हैं। जैसे नींबू, संतरा, गुलाब, बोगनविलिया, ये जो सजावटी पौधे हैं और ये कैसे हैं, व्यावसायिक पौधे हैं। अब इसे समझ लेते हैं इसमें किस प्रकार होता है। हमें पता है कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो पौधे होते हैं, एक तो निम्न गुणों वाला पौधा, ये स्थानीय पौधा होता है, और एक होता है उच्च गुणों वाला पौधा, यानी जिसमें गुण अधिक पाए जाते हैं। जो सजावटी पौधे या फिर व्यावसायिक पौधे जिनमें फलों का निर्माण या फिर फूलों का निर्माण होता है, उसे हम ऊपर लगाते हैं। जैसे ये ऊपर लगा दिया, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं, और नीचे वाले को स्कंद कहते हैं। तो यहाँ पर जो कलम और स्कंद को जोड़ने वाला जो पार्ट है कलम का, इसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के घोल में डुबो देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का घोल ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का घोल ले लिया, और इसे यानी जो कलम होती है, जो उच्च गुणों वाला पौधा होता है, इसे हम इसका जो नीचे वाला शीर्ष है उसे हम इसके घोल में डुबो देते हैं और फिर ग्राफ्टिंग कराते हैं। यानी स्थानीय जो कलम रोपण करते हैं, जो स्कंद होती है उसमें क्या किया जाता है, कलम फिट की जाती है। अब ये कलम फिट कर दी, अब इसे कलम को फिट करते हैं तो ये पहले ऑक्सीजन में डुबो कर रखते हैं, यानी इस जो स्कंद होती है इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। ऑक्सीजन जो वृद्धिकारी पदार्थ है, वो जो हार्मोन है, वो कलम के निचले सिरे पर लगा रहता है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, दीर्घीकरण को प्रेरित करता है, जिससे यहाँ की कोशिकाएं, ये जो कलम की कोशिकाएं हैं, ये दीर्घीकरण करेंगी और जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ में वृद्धि करेंगी। इससे क्या होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है, वो उनके जो स्कंद और कलम के जाइलम और फ्लोएम है वो आपस में संपर्क जल्दी स्थापित कर लेंगे, जिससे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगी। तो कलम के निचले सिरे को ऑक्सीजन में लगा दिया जाता है, इससे कोशिका दीर्घीकरण होता है। तो ये हो गया जड़ों का समारंभन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है अनिषेक फलन, यानी जो अगला प्रभाव है वो है अनिषेक फलन। यानी जब पादप में ऑक्सीजन पाया जाएगा या फिर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाएगा तो वो पादप अनिषेक फलन को प्रेरित करेगा। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल का निर्माण, ये समझ लेते हैं कि बिना निषेचन के फल का निर्माण किस तरह से होता है।
जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है और मादा युग्मकोद्भिद होता है, जैसे ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद और ये लाल वाला नर युग्मकोद्भिद। अब इनके मध्य क्या होता है, निषेचन होता है। अब ये जो मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणपोष होता है वो किससे घिरा होता है, अंडाशय से घिरा हुआ होता है। अब इनके मध्य निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो गया। अब ये युग्मनज कैसा होता है, 2n होता है, यानी ये n और ये n यानी अगुणित और अगुणित के मध्य निषेचन होगा तो द्विगुणित का निर्माण होगा। और उसके साथ ही जो अंडाशय है वो किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। यानी ये फल मादा और युग्मकोद्भिद के निषेचन के द्वारा बना और यहाँ पर जो युग्मनज है वो द्विगुणित है। क्यों है, क्योंकि इनके मध्य निषेचन हुआ है। लेकिन अनिषेक फलन में क्या होता है, अनिषेक फलन में जो मादा युग्मकोद्भिद होता है और नर युग्मकोद्भिद होता है उनके मध्य निषेचन नहीं होता है, यानी वो निषेचन नहीं करते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद के चारों तरफ जो अंडाशय पाया जाता है उससे किसका निर्माण हो जाता है, ये निषेचन नहीं करते हैं और इससे किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर किसका निर्माण नहीं हुआ, ये जो युग्मनज बन रहा है, द्विगुणित युग्मनज बन रहा है, उसका निर्माण नहीं हुआ। इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। और इस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। यानी इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, जब युग्मनज ही नहीं बनेगा तो इसमें बीज भी नहीं पाया जाएगा। यानी अनिषेक फल कैसे होते हैं, या फिर अनिषेक फलन से बने जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, बीज रहित फल होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फल जो अनिषेक फल होते हैं वो बीज रहित क्यों होते हैं, क्योंकि उनके मध्य निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यानी नर व मादा युग्मकोद्भिद किसका निर्माण नहीं करते हैं, युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो अनिषेक फल का निर्माण होता है या फिर अनिषेक फलन की क्रिया होती है ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। ऑक्सिन IBA की उपस्थिति में या फिर IBA का छिड़काव कर दिया जाए। IBA क्या है, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। अगर इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड का किसी पादप पर या फिर किसी पुष्प पर छिड़काव कर दिया जाए तो उससे बने फल कैसे होंगे, अनिषेक फल होंगे। ऐसा उन पादपों में किया जाता है जिनमें क्या नहीं होता, बीज की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, यानी बीज अनावश्यक रूप से पाए जाते हैं। जैसे नींबू, संतरा, तरबूज, बैंगन और भी बहुत सारे पादप हो सकते हैं जिनमें बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बीज अनावश्यक रूप से पाए जाते हैं। उन पादपों में हम अनिषेक फलन की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यानी ऑक्सिन ABA नहीं IBA का छिड़काव किया जाता है। ऑक्सिन IBA क्या है, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ऑक्सिन का अगला कार्यकीय प्रभाव है फसली पादपों को गिराने से बचाने हेतु। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो फसली पादप होते हैं, अधिकांश फसली पादप होते हैं, उनके तने कमजोर होते हैं, यानी पतले होते हैं और वो गिर जाते हैं, यानी भूमि पर गिर जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। तो हम ऑक्सिन का छिड़काव करके उन फसली पादपों को गिराने से बचाने हेतु रोका जा सकता है। यानी ऑक्सिन जो है वो फसली पादपों को गिराने से बचाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। ऑक्सिन के कार्यकीय प्रभाव में अगला है प्रसुप्तावस्था नियंत्रण। इसको जानने से पहले हम प्रसुप्तावस्था जान लेते हैं कि इसे कहते किसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बीज और कंद होते हैं, ये बीज किसी के भी हो सकते हैं और कंद किसका होता है, आलू में जो आलू होता है वो कंद कहलाता है। उसमें आइज पाई जाती हैं जहाँ से क्या होता है, कलिकाएं निकलती हैं। तो बीजों और कंदों में अंकुरण होता है। जैसे इसे हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोई भूमि की सतह ली हुई है और यहाँ पर डाल दिया, बीज डाल दिया यहाँ पर, तो ये बीज क्या करेगा, बीज से अंकुरण प्रारंभ होगा। दो तरफ अंकुरण प्रारंभ होगा, एक तो प्रांकुर से और एक किससे निर्माण होगा, जो मूलांकुर है वहाँ से मूलें निकलेंगी। तो इनको निकलने के लिए ATP की आवश्यकता होती है और वो ATP के साथ किसका उपयोग करते हैं, H2O का उपयोग करते हैं। ATP के निर्माण में H2O का उपयोग करते हैं। तो सामान्य सीधी सी बात है कि जब बीजों का अंकुरण होगा तो जल की कमी आएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बीज अंकुरित होते हैं तो वो पहले थोड़े बूझते हैं और फिर उनमें अंकुरण प्रारंभ होता है, यानी उनमें H2O की उपयोग में ले लिया जाता है ATP के निर्माण में।
ऐसा किस में होता है? बीजों और कंदों में। यानी बीजों और कंदों में जब H2O की कमी हो जाती है तो वो अंकुरण करना प्रारंभ बंद कर देते हैं, यानी उनमें अंकुरण करना बंद हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्तावस्था कहते हैं। तो ऑक्सीन क्या करता है? अगर ऑक्सीन का छिड़काव कर दिया तो प्रसुप्तावस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? अंकुरण बंद हो जाता है, यानी अंकुरण प्रारंभ करना बंद कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्तावस्था नियंत्रण, प्रसुप्तावस्था कहते हैं। अंकुरण बंद होने को प्रसुप्तावस्था कहते हैं। तो जो NAE होता है, यानी ये ऑक्सीन का प्रकार होता है, कौन सा होता है? नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो आलू का कंद है उसे 3 वर्ष तक वैसा का वैसा रखता है। यानी जो आलू का कंद है जब पहले निकाला तो उसमें अगर NAA की उपस्थिति में अगर वो आलू का कंद है तो वो 3 वर्ष तक अंकुरण नहीं करेगा, यानी उसमें से जल की कमी नहीं होगी। और 3 वर्ष बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। यानी ऑक्सीन क्या करता है? ये जो NAA होता है वो क्या करता है? प्रसुप्तावस्था को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन का अगला कार्यकीय प्रभाव है पुष्पों की सघनता कम करना। हम सामान्यतः देखते हैं कि कुछ पादप ऐसे पाए जाते हैं जिनमें एक वर्ष तो अनियमित पुष्पन होता है और अगले वर्ष पुष्पन नहीं होता है। यानी पुष्पन नहीं होगा तो फलों का निर्माण नहीं होगा, यानी एक वर्ष तो अधिक फल बनते हैं और दूसरे वर्ष फल नहीं लगते हैं। तो उसे जो पहले वर्ष जब अधिक पुष्पन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित पुष्पन होता है। जैसे इसका उदाहरण है आम, उसमें अनियमित पुष्पन होता है जिससे क्या होता है कि जो फल बनते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो हम ऑक्सीन का प्रयोग करके अनियमित पुष्पन को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार होता है। जैसे ये कोई शाखा है आम की, अब यहाँ पर क्या होता है? अनियमित पुष्पन होता है। ये सभी जो लाइनें देख रही हैं ये पुष्प हैं। ये एक शाखा पर, छोटी शाखा पर अनेक पुष्प लगे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या है? अनियमित पुष्पन हो रहा है। अनियमित पुष्पन होगा और जब ये फल में निर्मित होंगे तो किस प्रकार के फल बनाएंगे? छोटे छोटे फल बनाएंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं जब ये पुष्पन होगा यानी पुष्प अधिक पाए जा रहे हैं पास पास, तो इनमें जब फल का निर्माण होगा तो फल किस प्रकार बनेंगे? वो फल छोटे हो जाएंगे, यानी छोटे रहेंगे, आकार में छोटे रहेंगे। ये आकार में छोटे क्यों रहेंगे? क्योंकि ये पुष्प पास पास पाए जा रहे हैं और जब इनसे फल का निर्माण होगा तो वो फल भी निश्चित रूप से पास पास होंगे और पास पास होंगे तो वो एक दूसरे की वृद्धि को अवरुद्ध करेंगे। यानी जो सभी पुष्प जो सभी पुष्प होते हैं उनसे सभी फलों का निर्माण होता है। यानी जब अनियमित पुष्पन होता है, जब अधिक पुष्प लगते हैं तो फल भी अधिक बनते हैं, लेकिन वो फल छोटे रह जाते हैं, वो परिपक्व नहीं हो पाते, वो पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनियमित पुष्पन। ये लाभदायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो फल बनते हैं वो छोटे रहते हैं। तो हम ऑक्सीन का छिड़काव करके अनियमित पुष्पन को रोक सकते हैं। और जब अनियमित पुष्पन नहीं होगा यानी पुष्प सीमित मात्रा में बनेंगे तो फल भी सीमित मात्रा में बनेंगे, और फल सीमित मात्रा में बनेंगे तो जो फल बनेगा वो साइज में बड़ा होगा। तो इसके लिए हम कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीन हार्मोन भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें होता है NAA यानी नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, उसका छिड़काव करके हम अनियमित पुष्पन को रोक सकते हैं। ऑक्सीन का अगला कार्यकीय प्रभाव है खरपतवारों का उन्मूलन। यानी ऑक्सीन क्या करता है? खरपतवारों का उन्मूलन करता है। खरपतवार किसे कहते हैं? जो भी हम फसल उगाते हैं, फसली पादप होते हैं, उनमें फसल को छोड़कर जो भी अन्य पादप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हम ऑक्सीन का उपयोग करके उस फसल में से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कोई फसली पादप है उसमें क्या होता है कि अलग अलग खरपतवार पाए जाते हैं और अलग अलग खरपतवार को नष्ट करने के लिए अलग अलग ऑक्सीन पाए जाते हैं। जैसे कोई फसली पादप है उसमें क्या है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या फिर 2,4,5-T यानी 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। और जो घास खरपतवार होती है उसके लिए हम डेलोपेन का उपयोग करते हैं। डेलोपेन किसे कहते हैं? 2,2-डाई क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, यानी डेलोपेन का क्या सूत्र होता है? 2,2,4-डाई
2 डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, यानी घास खरपतवार के लिए डोलोपेन, चौड़ी पत्ती वालों के लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनके लिए 2,4-D या फिर 2,4,5-T ऑक्सीन का उपयोग करके हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीन कंप्लीट होता है, यानी ऑक्सीन के कार्य के प्रभाव खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।